नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और मैं हूं अमर शर्मा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आईएनएलडी के दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपकी पूरी लहर चल रही है, किस तरीके से तैयारी चल रही है? अब तो चुनाव के समय में घंटे बच गए, अब दिन भी नहीं है। और आज के जो हालात हैं, जिस ढंग से लोगों ने एक फैसला ले रखा है, 100% कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और इसलिए बनेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने लगातार 10 वर्ष तक विपक्ष में रहते हुए, जहां कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसी भी वर्ग की अनदेखी की, उसके लिए हमारी पार्टी के साथियों ने जाकर के लड़ाई लड़ी और उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। इसलिए आज जो लोग हैं वो 100% एक ही जगह निगाह लगा करके बैठे हैं कि इस कांग्रेस का खात्मा कोई इस प्रदेश से करेगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। और सर, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? हमारी 60 से ज्यादा सीट आएंगी। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है नैलो के साथ। हाँ, बिल्कुल नहीं है हमारा और बीजेपी का मुकाबला। भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला है। वो नंबर 2 और 3 के लिए आपस में लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कौन नंबर 2 पे आए। पर मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नंबर 2 पे आएगी। भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे पायदान पे जाके खड़ी होगी। हालांकि चुनावी मौसम और गर्म हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर जुबानी जंग छेड़े हुए हैं नैलो के लिए। अमित शाह को हरियाणा की संस्कृति का शायद अच्छी तरह से पता नहीं है। मैंने तो ये सुना था कि गुजरात के लोग बड़े सभ्य होते हैं, बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अमित शाह जी की जो भाषा है, जिस तरह से टीवी में, अखबार में पढ़ा, टेलीविजन में देखा, जिस ढंग की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उससे मुझे लगता नहीं कि उनका जन्म कहीं गुजरात में हुआ होगा, गांधी की धरती पे हुआ होगा। अगर गांधी की धरती पे पैदा होता तो जरूर सभ्य व्यक्ति होता है। और सर, आपसे जानना चाहूंगा, महिलाओं को भी आप काफी मौका दे रहे हैं। आपके परिवार से भी महिलाएं चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, प्रत्याशी खड़ी हुई हैं। क्या लगता है महिलाओं की स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी नैलो के राज में? आप मुझे एक चीज बताओ, क्या महिलाओं को यह अधिकार नहीं है कि वो चुनाव में हिस्सा, और पार्टियों ने मौका नहीं दिया, आपने दिया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 50% महिलाएं हमारे देश में है, तो फिर उनको अपना अधिकार नहीं है कि वो जाकर के किसी के लिए चुनाव प्रचार करे? इस देश की बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रही है। इस देश की तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत लंबे समय तक रही। महिलाओं का सम्मान करना हर राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी है। लेकिन बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो महिलाओं की अनदेखी करते हैं। हमारी पार्टी का फैसला है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण हर हालत में दें, ताकि महिलाएं भी अपनी बात, अपनी आवाज को अच्छे ढंग से उठा सकें। और आईएनएलडी क्या एसवाईएल नहर का जो मुद्दा है वो जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करेगी? एसवाईएल का मुद्दा जो है आज खत्म हो चुका है। एसवाईएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि एसवाईएल नहर का निर्माण कराए। हमारी सरकार बनने के बाद हम करवाएंगे। हालांकि कांग्रेस सरकार कह रही है कि गन्ने की कीमत वही सबसे ज्यादा दे रहे हैं, 300 रुपए। आईएनएलडी किसानों को किस तरीके से देखती है? गन्ने की कीमत की बात करते हैं, कपास और धान में किसान को मार दिया। आज भी कहते हैं कि हम गन्ने की कीमत ज्यादा देते हैं। ये केवल और केवल अखबार तक सीमित है। कहीं किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिलती। मजबूर होकर के हमारा किसान तो यूपी में गन्ना डाल के आता है, जबकि पहले हमारे वक्त में यूपी से हरियाणा में गन्ना आया करता था, पंजाब से हरियाणा में गन्ना आया करता था। अब हरियाणा का किसान मजबूर होकर के अपना गन्ना उत्तर प्रदेश में और पंजाब में डालता है। सर, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जो आपने काम यहाँ पर किए थे उनका श्रेय और पार्टियों ने लिया? हमने जो काम किए उसका श्रेय दूसरा राजनीतिक दल ले ही नहीं सकता, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वो काम किए जो आज कानून का रूप धारण कर गए। उन्होंने वो सोशल काम किए जो लोगों की आम जरूरतें थी। हमने तो बुढ़ापा पेंशन शुरू करी, हमने कर्जे माफ किए किसान के, हमने यहाँ पे गरीब की बेटी की शादी
में कोई वादा ना है, उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान की स्कीम शुरू करी। किसान की खेत के साथ सटा हुआ जो सरकारी दरख्त था जिससे उसकी फसल खराब होती थी, उसका आधा हिस्सा हमने दिया। हमने तो गरीब हरिजन की, बैकवर्ड की, जनरल की चौपाल बना करके दी ताकि वो लोग अपनी सम्मानजनक जिंदगी और आपसी पंचायती तौर पर बैठ करके आपस में बातचीत कर सकें। कोई साहब ने तो ट्रैक्टर को गड्ढा बनाया, साइकिल के रेडियो के टोकन माफ किए। ये ऐसे काम थे जिनको आज पूरे देश ने अडॉप्ट किया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, व्यक्ति विशेष की राजनीति भी हो रही है हरियाणा में, क्या कहेंगे इन चीजों का असर पड़ता है आम आवाम पर? कौन सा व्यक्ति विशेष है ये तो बताओ। मोदी सरकार पर आपके जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं व्यक्ति विशेष की राजनीति। क्या आरोप लगाते हैं? हमारे नेताओं ने मोदी के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया। अगर कोई ये कहे कि मोदी के नाम से वोट ले लिए जाएंगे तो मोदी जी की लहर का तो जब 33 विधानसभाओं का चुनाव हुआ था उस वक्त सफाया हो गया था। चुनावों में भी खस्ता हाल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, वहां विधानसभा और लोकसभा में बिल्कुल साफ हो गए। तो लहर कहां रहेगी? लहर तो खत्म हो गई। आप ये बताइए, आईएनएलडी जब सत्ता में आ जाएगी, यहाँ पर कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आईएनएलडी सबसे पहले करना चाहेगी घोषणा पत्र के मुताबिक? हमने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जो सारी बातें लिखी है हम सारी ज्यों की त्यों लागू करेंगे। कोई 5 का महत्व नहीं है। हमने जो घोषणा पत्र बनाया है वो लोगों के बीच में जाकर के, लोगों से पूछ करके, लोगों की जरूरत के मुताबिक तैयार किया है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जब भी अपना घोषणा पत्र दिया, जब भी सत्ता में आए, उनको सबको पूर्ण रूप से लागू किया। हम अगला भी अपना घोषणा पत्र लागू करेंगे। चौधरी साहब, हालांकि कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हमने विकास किया है, 10 साल में बहुत विकास हुआ है, रोहतक उसका उदाहरण है, लेकिन हमने गांव की स्थिति देखी है, काफी खस्ता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। आईएनएलडी क्या करेगी? अगर विकास कांग्रेस ने किया है तो फिर कांग्रेस को अब अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों कहना पड़ा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हर सब डिवीजन के ऊपर कॉलेज बनाएंगे? फिर उनको मैनिफेस्टो देने की जरूरत ही नहीं थी। 10 साल में तो आदमी कितना भी काम कर सकता है। विकास नहीं, इन्होंने विनाश किया, इन्होंने इसको लूटने का काम किया, हरियाणा को बदनाम करने का काम किया है। हमारी पार्टी जब कभी भी प्रदेश में सत्ता में रही है, हमने लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान की है और आगे भी लोगों की जरूरत के मुताबिक उनकी जो दिक्कतें और कठिनाइयां हैं उनको दूर करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि वो काफी बातें कर रहे हैं, इसमें पेंशन की बात करते हैं, किसानों की बेहतरी की बात करते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। किसान की बेहतरी का तो नजारा आप देख रहे हो कि किसान के धान का भाव कम हो गया, नरमे और कपास का भाव जो है आधा रह गया। ये केंद्र की सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से होता है। इनमें स्टेट की सरकार का कहीं कोई मतलब नहीं है। अगर किसान के हितैषी होते तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर देते, उसको लागू नहीं किया। जहां तक पेंशन की बात है, इनकी अपनी 5 स्टेटों में सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। ये केंद्र में कैबिनेट की मीटिंग बुला करके फैसला कर ले कि हम पूरे देश के अंदर 2000 रुपये देंगे, और ये बाकी जो इनकी स्टेटें हैं जहां 300, 150 रुपया पेंशन है, उन स्टेटों में अगर 2-2000 लागू कर दें। केवल हरियाणा में लोगों का वोट कैसे मिल सके उसके लिए इस किस्म की झूठी घोषणाएं करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमारे बहुत शाणे और समझदार हैं, इनकी बात में नहीं आएंगे। आपका वोट बैंक भी काफी अच्छा रहा है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बीजेपी के क्या पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो दूसरे दलों से वो यहाँ पर प्रत्याशी ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई कैडर नहीं है, इसीलिए उनके पास 90 प्रत्याशी नहीं थे। बेचारों को उधार में लेने पड़े, और हमारे यहाँ कहते हैं लगाए कुत्ते शिकार नहीं खेला करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर दूसरी पार्टियों को निशाने पर लिया और कहा उनकी जब सरकार आएगी तो विकास होगा और वो 60-70 सीटें लेकर यहाँ पर जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इनेलो के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह चौटाला।
बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, थैंक यू। चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है जी, और पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति एक माहौल है। जो गरीब किसान का मेरे के लिए हमने एक संघर्ष किया 10 साल का, वो आज रंग ला रहा है। जनता उसको पे बैक कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में नई सरकार बनने जा रही है और 19 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुखिया की शपथ लेंगे, ऐसी मेरी सोच है। और खास तौर पर देखा जाए युवा नेता हैं आप और स्टार प्रचारक भी हैं। हाँ, नहीं, वो एक अलग जिम्मेवारी है जो पार्टी ने सौंपी है। स्टार प्रचारक तो हम कहाँ के हैं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये है कि हमें पूरे हरियाणा प्रदेश में जाने की जो जिम्मेवारी पार्टी ने सौंपी है उसको बखूबी निभाना वो हमारी ड्यूटी है। तो मैं समझता हूँ कि स्टार नहीं, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते चौधरी देवीलाल जी की सेना की सेवा करने का ये अवसर जो हमें मिला है, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन अहम किरदार आप निभा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा, युवाओं का यहाँ पर काफी जोर देखा जा रहा है। युवाओं की जो शक्ति है वो आपसे जुड़ी हुई है और यो हनी सिंह का गाना भी लॉन्च हुआ है। हाँ, ये युवाओं से कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है और हनी सिंह को भी मैं थैंक्स करूंगा और तमाम जो लोग इस सारे के सारे इवेंट से जुड़े हैं, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के विजन को रैप के फ्यूजन में उतारकर नौजवान साथियों के समझ के हिसाब से बनाने का काम किया है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा उनके लिए इजी टू डाइजेस्ट एलिमेंट है। लेकिन उसमें अगर उस एड में तमाम एड भी दिखाई गई थी, आपके उस कार्यक्रम में एक तस्वीर दिखाई गई थी इनेलो पार्टी की, किस तरीके से विकास हुआ और किस तरीके से लोगों के लिए घोषणाएं की गई हैं और कितनी जल्द मुकम्मल होंगी, तो काफी बेहतर होगा इनेलो के लिए। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी चीज आज उसका प्रमोशन जो है वो एक अहम वो निभाता है। पुराना जमाना जब हुआ करता तो शायद ये टीवी एडवर्टाइजमेंट्स और ये सब चीजें इतनी महत्वता नहीं रखती थी, तब सिर्फ बातें रखा करती थी। अब लोग उसको रियलिस्टिक व्यू में देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए ज्यादा बेहतरी से दिखाया जा सकता है। सुना है युवराज सिंह का भी यहाँ पर चुनाव प्रचार का कुछ? नहीं, युवराज सिंह का एज सच तो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए आएंगे तो बिल्कुल उनका स्वागत है। चलिए बात राजनीति की करते हैं। इनेलो का जोर देखा जाए तो लहर तो चारों तरफ चल रही है, लेकिन कौन से इलाके आपको लग रहे हैं कि कड़ी टक्कर हो सकती है? देखिए, हमारा कोई एक पर्टिकुलर इलाके के हिसाब से या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी रीजनलिज्म की बात हरियाणा प्रदेश में नहीं की। जैसे आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं कि सिर्फ रोहतक की राजनीति या उस क्षेत्रवाद की राजनीति या बागड़ी और देशवाली की राजनीति, ऐसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी ने कभी नहीं किया। जब हरियाणा का निर्माण किया तो पूरे हरियाणा को एक साथ लेकर के चले, और हमारी पार्टी का प्रभाव कोई एक क्षेत्र विशेष में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में है, और इसी का फायदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सदैव मिलता आया है। अगर आप चंक्स में देखेंगे तो हमें हर जगह से वोट परसेंटेज भी बढ़ते हैं हमारा, और हर जगह से हमें सीट शेयर भी, आज 32 सीटें हैं, वो हरियाणा के कोई एक हिस्से की नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में से जीत करके आए हैं, जहां की जींद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, मेवात, ये सारा पलवल, ये सारा इलाका जो है प्रो आईएनएलडी है। मुझे लगता है यहाँ तो एक क्लीन स्वीप देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जहां अलहदा जो बचे सीट्स हैं उसके अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बड़ा शेयर लेकर के आएगी। आपके परिवार से महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं, किस तरीके से देखते हैं महिलाओं को और ज्यादा यहाँ पर मौका मिलेगा जो और यहाँ पर इनेलो के साथ जुड़ना चाहती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है। डवाली क्षेत्र की बात करें या हमारे सिरसा इलाके की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड है, एक कल्चर है कि महिलाएं जो हैं, औरतें जो हैं, वो राजनीतिक तौर पर इतनी जागरूक होकर आगे नहीं आती या प्राइमरी उसको फेस नहीं करती। मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी माता नैना चौटाला जी को ये अवसर मिला है पार्टी द्वारा, और ये भी कांग्रेस ने ऐसी हालात पैदा कर दिए हैं। मगर मैं ये समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आज इस मुश्किल घड़ी में अगर उनको आना पड़ा है तो इस इलाके के जो महिलाएं हैं उनको भी एक अवसर मिला है। पहली बार आप देख रहे हैं कि औरतें जो हैं घर से निकल करके कह रही हैं कि हमें भी नैना जी की जो सभा में जाना है, उनकी बात सुननी है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मेल जेंडर के लोग हैं वो उनको आज शायद अगर अभी तक की बात की जाए तो शायद वो मना कर दिया करते होंगे कि नहीं जाना, मगर आज उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जिससे वो हक से कह सकते हैं कि हमें नैना जी की सभा में जाना है। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब रास्ता खुल गया। तो अब कल को बहुत सारी औरतें जो है राजनीति में आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि शायद ऐसे टाइम पर भी जो है उनको आने का अवसर मिला। आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस इलाके की महिलाओं के लिए। और इनेलो ने भी काफी मौका दिया है इस बार महिलाओं को। हाँ, नहीं, हमने सदैव दिया है, आज नहीं, हमने सदैव दिया है। इस बार थोड़ा और ज्यादा दिया है, और हम समझते हैं कि ये जितने भी इश्यूज हैं, चाहे चाइल्ड मोलेस्टेशन का है, रेप के केसेस हैं,
वुमेन अपलिफ्टमेंट का है। ये सारे इश्यूज अगर एक मर्द उठाएगा असेंबली के अंदर तो शायद उतनी पावरफुल तरीके से नहीं, बल्कि जब एक खुद महिला उठाएगी और एक महिला उस पटल पर जाकर अपनी आवाज को रखेगी, तो मेरे हिसाब से वो पॉलिटिक्स से ऊपर का विषय होगा, सामाजिक हितों का विषय होगा। तो इंडियन नेशनल लोकदल की रिप्रेजेंटेशन अगर महिलाएं विधानसभा में करें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल भी काफी गर्माता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, बीजेपी वाले यहाँ पर कांग्रेस को निशाने पर साध रहे हैं और आपस में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। कहीं ना कहीं इनेलो का यहाँ पर ग्रांटेड लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सभी लोग आकर के सभी बातें कहना सबका अधिकार है, और राजनीतिक तौर पर जब चुनाव बिल्कुल नजदीक होता है तो लोग सच्चाई को भूलकर अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि इस देश के प्रमुख भी हमारे बीच में 2-4 बार आ चुके हैं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, मगर जिस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं और जिस हिसाब की भाषा भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि दे नीड टू रीथिंक, ऐसा उनसे हमें उम्मीद नहीं थी। और कांग्रेस कह रही है दोबारा सत्ता में आएंगे और इनेलो से मुकाबला लिए। ये एक मजाक है। तो हरियाणा नंबर 1 माने? हरियाणा नंबर 1 अभी नहीं है। हरियाणा नंबर 1 है रीजनलिज्म में, हरियाणा नंबर 1 है क्षेत्रवाद में, हरियाणा नंबर 1 है एक परिवार के लिए, हरियाणा नंबर 1 है रॉबर्ट वढेरा के लिए, पूंजीपतियों के लिए। मगर गरीब किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, छोटे व्यापारी या हैंड टू माउथ जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, उसके लिए तो हरियाणा सबसे पीछे है। उसी का हरियाणा हमने नंबर 1 बनाना है। उसी के हरियाणा को चौधरी देवीलाल बना करके गए हैं और उसी के सपनों का हरियाणा हमने बनाना है। मेरे हिसाब से अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिस तरीके से आचार संहिता भी लग चुकी है, उसमें हालांकि बड़े फैसले नहीं हो सकते, लेकिन कांग्रेस ने दामाद साहब को यहाँ पर लैंड डील के लिए हरी झंडी दिखा दी। क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोग फैमिली रन पार्टी है और श्रीमती सोनिया गांधी के आदेशानुसार चलती है। अब चुनाव, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अब तो कुछ होना नहीं, इसके बाद तो आगे कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो सत्ता में उनकी वापसी है नहीं। और तो ये तो सारे काले सच हैं जो कल को निकल करके आएंगे। मुझे लगता है कि रॉबर्ट वढेरा की असली जगह शायद आने वाली सत्ता की जो सरकार होगी वो उनको दिखाएगी। इन फैसलों से कुछ ज्यादा बदलने वाला या इन फैसलों की इतनी कीमत नहीं है। हालांकि इस इलाके की बात की जाए, डबवाली की, अजय साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या स्थिति देखते हैं? हाँ, उनकी कमी महसूस होती है, मगर उनका सदैव हमें जो डायरेक्शन है मिलती रहती हैं। जहां कहीं भी वो हों, हॉस्पिटल में हों, घर पर हों, जहां कहीं भी हो, तो उनकी डायरेक्शंस हमें सदैव मिलती रहती हैं और उनकी डायरेक्शंस को हम फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी का नरम रुख इनेलो के लिए इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश सिंह बादल हमारे परिवार के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नरम रुख मुझे तो नहीं समझ आ रहा, और नरम रुख होना भी नहीं चाहिए। राजनीति में एग्रेशन होनी चाहिए, राजनीति के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, और वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। जनता फैसला करेगी 15 को कि कौन सच है, कौन सत्य है, कौन नहीं। और दल बदल भी काफी हो रहा है, टुकड़ों में दूसरी पार्टी नजर आ रही है और इनेलो को और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना बड़ा एग्जाम्पल। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि संघर्ष में, बुरे समय पर, मुश्किल घड़ी में जिन लोगों की सिंपैथी आपके साथ होती है, या जो ये लोग सोचते हैं कि चौटाला साहब के साथ आज ठीक नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता को ये बात सोचनी भी चाहिए कि एक 80 साल के बुजुर्ग को आज अगर इस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे लगता नहीं कि कोई 80 साल का आतंकवादी होता उसको भी 10 साल की सजा होती। तो आज इस हालात में अगर चौटाला साहब के साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करने वाले और हमारे समाज के जिम्मेदाराना लोग हैं, मुझे लगता है कि वो सोचकर पार्टी में आए तो अच्छा है। इनेलो क्लीन स्वीप करेगी, और किस पार्टी से लगता है मुकाबला है? नहीं, मैं कोई पंडित और ज्योतिष नहीं हूं, मैं बता पाऊं कि मुकाबला किससे है। मुकाबला सभी से है, और हमारा जो 43 का आंकड़ा है उसको हम इजीली कंफर्टेबली पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बेस्ट ऑफ लक। तो दिग्विजय सिंह चौटाला मेरे साथ मौजूद थे, जो यहाँ पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलाके का विकास होगा और इनेलो की सत्ता जरूर वापस आएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इनेलो की प्रत्याशी जो काफी दिग्गज हैं और पहली बार हालांकि चुनावों में खड़ी हैं, लेकिन उनकी मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है। नैना सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है मैम? बहुत अच्छा चल रहा है हमारा तो।
जी। हाँ जी। और डवाली सीट पर, पति की सीट पर खड़ी हैं, तो काफी नया अनुभव है, लेकिन हौसला काफी ज्यादा होगा क्योंकि पति की यहाँ पर सीट है। बिल्कुल बिल्कुल नई प्रत्याशी हूँ मैं। राजनीति मैंने घर में दहलीज के बाहर तो देखी है, पर बाहर नहीं की कभी। और जो अनुभव की बात है वो मुझे बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, खासकर महिलाओं का कहूंगी मैं। खुल के महिलाएं बाहर आई हैं इस बार घर से और मेरे साथ घूम रही हैं। लोगों का, पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल डट के काम कर रहे हैं और उसी से मेरा तो हौसला बढ़ता जा रहा है। मैम, जिस तरीके से आपने कहा आप नई हैं, राजनीति से हालांकि कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को इसी तरीके के व्यक्ति की जरूरत है जो राजनीति से सरोकार ना रखे, सत्ता में जरूर आए लेकिन सेवा करे? लोगों को तो जरूरत जिस चीज की है वो तो वक्त अपने आप डालता है इंसान को, क्योंकि परिस्थितियां आज हमारे सामने ऐसी हैं कि जिन परिस्थितियों में मैं आई हूं, इसीलिए मैं आज मतलब 62 वर्ष के बाद शायद पहली महिला प्रत्याशी हूं। और परिस्थितियां भी हमारे सामने ऐसी है कि अजय सिंह जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनकी जगह मैं जनता की मांग पर और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चौटाला साहब, उनके आदेश से मैं इलेक्शन लड़ रही हूं। मैम, जिस तरीके से अभी अजय जी यहाँ पर मौजूद नहीं है डबवाली में, काफी मुश्किल समा होगा ये, उनकी गैर मौजूदगी में लोगों से बातचीत करना, राजनीति पहली बार कर रही हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप यहाँ पर एक व्यक्तिगत तौर पर जनता के सामने पेश कर रही हैं अपने आप को? मैं अजय जी के बिना फर्स्ट टाइम, वैसे तो मैंने पॉलिटिक्स कभी की नहीं, घर के अंदर मैंने गृहस्थी संभाली हमेशा, और आज अजय जी के बिना बाहर आई हूं तो लोगों के जो मुद्दे हैं वो, मतलब लेडीज के बीच में जब मैं जाती हूं तो सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन का, दूसरा है नारी की सुरक्षा, तीसरा दलित सुरक्षा, फिर किसानों के बहुत काम है, बिजली, पानी, खाद, ये सब मुद्दे हैं। और बाकी डबवाली जैसे लोकल शहर में मैं गई हूं तो लोगों ने सीवर का, पीने का पानी और मतलब काफी चीजें हैं लोकल जो पिछले 10 साल से शायद अपने, हमारे तो डबवाली में तो कोई गया ही नहीं कांग्रेस का आदमी काम करने के लिए, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर पैसा जरूर आया था कांग्रेस के राज में, बट वो इम्प्लीमेंट के लिए यूज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर फैला था। पैसा आया होगा पर सिरसा में एंट्री नहीं किया, हो सकता है वो सीधा चंडीगढ़ ही ले गए हों कांग्रेस के लोग, हमारे तो लगा नहीं कहीं। तो यहाँ पर लगा नहीं, तो उम्मीद क्या की जाए, आप जब सत्ता में आएंगी तो यहाँ पर किस तरीके से आप विकास करवाना चाहेंगी? बिल्कुल, हम लोग सत्ता में आएंगे 100%, और चौटाला साहब जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, तो उसके बाद पहले भी उन्हीं के टाइम में विकास हुआ है हरियाणा का और आज फिर उन्हीं के टाइम में विकास होगा। आपके पति से कभी आपकी बातचीत होती होगी और किस तरीके से वो कहते हैं आपको बेस्ट ऑफ लक तो बोला होगा, पहली बार चुनाव में है? बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। मैं उनको सुबह की जो जितनी भी मैं गांव में जाके आती हूँ मैं उनको टेलीफोन पे हर बात बताती हूँ, और लोग वैसे तो उन्हीं को जानते हैं सारे, मैं तो नई नई खिलाड़ी हूँ बिल्कुल इस फील्ड की, तो मैं उनको बताती हूँ। लोग जो मेरे साथ घूमते हैं उनका भी पूरा उनको देती हूँ भी ये लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, और गाइड तो करते ही हैं वो मुझे। कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है, जिस तरीके से आपके दिग्गज नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो तमाम लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं फंसाया गया है सीबीआई के द्वारा। बिल्कुल हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, और षड्यंत्र भी इसलिए किया है ताकि ये लोग इनको जेल में भेज के और आराम से राज कर सके, दखलंदाजी न हो। पर जो जनता का आज रोष है, उसी रोष को लोगों ने अपना जोश बना लिया, और उसी जोश की वजह ही आज हम लोग कामयाब होंगे। 15 तारीख को जो रिजल्ट, 19 को जो रिजल्ट आएगा और 15 को जो पोलिंग होगी। बिल्कुल। मैम, ये जानना चाहूंगा, युवाओं का काफी जनाधार आपको मिल रहा है, जिस तरीके से गाना भी अभी लॉन्च हुआ है यो हनी सिंह का, और क्या लगता है युवाओं को जरूरत है इस बार इनेलो की? और ये चीज जानना चाहूंगा कि डबवाली में अभी तक आईटी सेक्टर नहीं है, तमाम सहूलतें नहीं है, लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली, गुड़गांव या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। इनेलो की सरकार आती है तो आपसे क्या उम्मीद करे युवा? देखो, देश का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में ही है, यही आगे लेके जाएंगे देश को। और बाकी जो आप एजुकेशन और युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हो, वो लोग हम गवर्नमेंट आने के बाद में मुख्यमंत्री बनेंगे चौटाला साहब, उसके बाद में हम लेके आएंगे टेक्निकल कॉलेजेस लेके आएंगे, अच्छे संस्थाएं और बहुत कुछ है बच्चों के रोजगार के लिए। तो वो तो एक बार मुख्यमंत्री बनने दो, उसके बाद आप देखना। और किससे हम मुकाबला मानते हैं, किस पार्टी से? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, और आप रिजल्ट देखो एक बार, मैं तो ये कहती हूँ आपको। पहले कितनी सीटें यहाँ पर उम्मीद?
50+ तो कह सकती हूँ मैं। तो पूरा जनाधार मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा हमें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो ये थी नैना सिंह जो डब्बाली से इनेलो की प्रत्याशी हैं और ये कह रही थी कि यहाँ पर जब वो सत्ता में आएंगी तो विकास करवाएंगी और ये परिवार की मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सुनिए नेताजी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।